नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। जो पूरे देश की जाति जानने को बेताब है, वो खुद की जाति बताना गाली समझते हैं। सियासत का ये पैमाना कल पूरे देश ने संसद परिसर में देखा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नाम लिए बगैर तंज कसा, जाति को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव गुस्से में आ गए। जाति पूछने पर अखिलेश ने तो अनुराग ठाकुर से बहस तक कर ली। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जो जातीय जनगणना की मांग लगातार कर रहे हैं, उन्हें खुद की जाति पूछे जाने पर गुस्सा क्यों आता है, उनको गाली क्यों लगती है। संसद में हुई गर्मा गर्म बहस आपको दिखाएंगे, लेकिन यह मामला अब और ज्यादा गर्मा गया जब पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ सोशल मीडिया पर कर दी। हालांकि कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे दिया। जाति को लेकर देश की सियासत में भारी उबाल आ चुका है। सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग तो तेज हो ही गई है। समर्थक भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर चुके हैं। दरअसल कल लोकसभा में अनुराग ठाकुर बजट पर बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने नाम लिए बगैर जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी की जाति पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरी इंसल्ट की गई। राहुल की तरफ से मोर्चा संभालते हुए अखिलेश यादव ने सीधे अनुराग ठाकुर से उलझ पड़े और वार पलटवार नजर आया। आज भी इस मुद्दे पर सियासी संग्राम देखने को मिला। दहाड़ में आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले कल संसद में जाति को लेकर किस तरीके से संग्राम हुआ, पहले उसकी एक झलक देखिए। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इतना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना करिए। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? जात पात पर दो दो हाथ और तेज हो गए हैं। कल सदन में संग्राम हुआ जो आपने सुना, तो आज संसद के बाहर और अंदर तू तू मैं नजर आई। आइए आपको दिखा देते हैं राहुल, अखिलेश और अनुराग ठाकुर की बहस को लेकर किस तरीके से सियासी बयानबाजी चरम पर है। कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है, यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? जो मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है उसकी ये कॉपी है, मैं आप सबको दे देता हूं। तो कल जो अनुराग ठाकुर जी ने अपनी स्पीच दी, उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें उन्होंने बोली जो कि स्पंज कर दी गई। प्रमोट करना ये मर्यादा के खिलाफ है। कि राहुल गांधी आप दूसरों को जातियां गिनना चाहते हैं, गिन होने चाहिए। जातीय जनगणना के हम समर्थक हैं, मैं बिहार से आता हूं दोनों सदन में, लेकिन राहुल गांधी अपनी जाति अगर पूछा, हमें कोई पूछे गिरिराज सिंह तो किस जाति को, हम बोलेंगे कि हम फलाने जाति के हैं और हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कुछ बोलेंगे। ये देश को राहुल गांधी बताएं कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। वो देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें देश से मोहब्बत नहीं है। ये माँ बेटा दोनों इसमें शामिल है। अनुराग ठाकुर जी यही अशोभनीय चरित्र का मुजाहिरा आप कर रहे हैं। पहले गोली मारो वाले यही है ना महान। आज इनकी कीर्ति में एक और नया नाम जुड़ गया, गोली अनगाली।
सवाल ये नहीं कि मेरी जाति क्या है, सवाल ये है कि आपकी संकीर्ण मानसिकता प्रदर्शित हुई। तो आइए, आपने सुनी किस तरीके से वार पलटवार का यह सिलसिला सियासी घमासान नजर आया। लेकिन आइए आगे बढ़ते हुए सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द आज रहेगी दहाड़ की चर्चा, और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल यही रहेगा कि जाति पर घमासान, गणना से किसे नफा किसे नुकसान? जातीय जनगणना सही, तो फिर अपनी जाति बताने में दिक्कत क्यों है? जाति पूछना राहुल गांधी को पर्सनल अटैक क्यों लगा है? क्या निजी हमला बताकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं राहुल गांधी? क्या जातीय जनगणना के मुद्दे से भटकाना चाहती है कांग्रेस? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, इसके साथ ही एलजेपीआर के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही अभय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और शुरुआत तारिक खान साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा लगा कि विपक्ष को गाली दी गई ये पूछने पर बिना नाम लिए, पहले कहती हूं बिना नाम लिए ये कहा गया कि जो जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं उनको अपनी जाति पता है क्या? क्यों ऐसा लगा विपक्ष को कि ये कहने पर उनको गाली लगी? और दूसरी तरफ इसको लेकर इतना सियासी हो हंगामा क्यों? क्या पहली बार किसी ने किसी की जाति पूछी है क्या? देखिए, इस पूरे मामले को समझिए। मुझसे आपने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं बताऊंगा कि मेरा नाम तारिक है। उसके बाद पूछा गया मुझसे ही, मैं अपने ऊपर रख रहा हूं, किसी और को कहूंगा तो शायद बुरा लग जाए, फिर मुझसे पूछा गया, मुझसे यह सवाल पूछा जाए कि आपके माता पिता का पता नहीं है। यह अजीब सवाल है। सही सवाल क्या है कि आपके माता पिता का नाम क्या है? यह कटाक्ष नहीं, कहने को कह सकते हैं, और अगर कुछ गलत नहीं किया कहा तो एक्सपंज क्यों किया गया? तो पूछा यह गया कि आपकी जाति का अता पता, जिनकी जाति का अता पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि एक चपरासी को लोकसभा के कहा गया, राहुल गांधी को नहीं कहा गया, एक जो प्यून का काम करते हैं, वहां सफाई का काम करते हैं, उससे भी क्यों कहा गया कि तुम्हें तुम्हारी जाति का पता नहीं है, अता पता नहीं है तुम्हें तुम्हारी जाति का? किसी से उसकी जाति पूछना कोई दिक्कत नहीं। आप मुझसे पूछे, मेरा नाम तारिक खान, मैं मुसलमान हूं, पठान हूं, खान हूं, जो भी है आपसे पूछे, आप बताएंगे एबीसीडी जो भी है। लेकिन दिक्कत यहां हो जाती है, सवाल और संदेह में फर्क है। ठीक है। पता नहीं कि आपके माता पिता कौन है, मैं अपने ही ऊपर डाल रहा हूं, किसी और को नहीं कह रहा हूं, ये संदेह है। ठीक है। और ये पूछना कि आपके माता पिता का नाम क्या है, ये सवाल है, ये सवाल है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में गलत है। आपको मंशा पे डाउट नहीं है, लेकिन आपको सवाल पूछने के तरीके से दिक्कत है। तारिक खान साहब, ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है, एक मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट सबका रहेगा, फिर उसके बाद इस डिबेट को ओपन कर देंगे। ऋषभ तिवारी, आपके पास आती हूं। कौन जात हो ये कोई नई बात नहीं, लेकिन विपक्ष का ऑब्जेक्शन यह है कि संसद भवन के अंदर जिस तरीके से यह सवाल पूछा गया, जिस तरीके से यह बात कही गई, वो अपमानजनक है, और इसीलिए राहुल गांधी को लगा कि उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और यह उनके ऊपर पर्सनल अटैक था। क्या बीजेपी खुश है इस तरीके के सियासी संग्राम से जात पात को लेकर? और क्या यह उनका कहना गलत है कि किसी की भी जाति आप सदन में कैसे पूछ सकते हैं? पूर्णिमा जी, सबसे पहले धन्यवाद भारत 24 का, जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। चोर की दाढ़ी में तिनका, यह शब्द बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आज के डेट में विपक्ष के ऊपर। अगर भैया आपने चोरी नहीं की है तो आपको बुराई किस बात का लग रहा, मिर्ची किस बात का लग रहा? उन्होंने तो नाम किसी का नहीं लिया। और एक बात, जो सबकी जाति पूछे, घर में टिंग टोंग करके माँ बहन की जाति पूछने की बात करे, तो बच्चों की जाति पूछने की बात करे, तो बुजुर्गों की जाति पूछने की बात करे, जाति जनगणना करने की बात करे, आज जब सदन में खड़ा होकर किसी और से जाति की बात पूछ ली गई तो बड़ी खलबली मच गई। क्योंकि सत्य यह है, हम तो भाई देखते हैं जो कहते हैं। जो हमने देखा है कि सैम पचूडा के कान में जाकर एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के बोल रहे थे मेरा गोत्र क्या है। जब आपको अपना गोत्र पता ना हो तो आपसे जाति के बारे में क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपको पता है क्या? तो आप जब किसी के घर में जाएंगे तो आपको क्या बोलेंगे? तो ऋषभ तिवारी आप ब्राह्मण हैं, आपको पता है क्या? या ये पूछेंगे ऋषभ तिवारी आपका जात क्या है? तो आपको दिक्कत किस बात की है? दूसरी बात, जाति की बात लाकर गंदी राजनीति कौन किया है देश में पूर्णिमा जी? ये हम सबने देखा है। मंडल कमीशन को दरकिनार किसने किया है ये हम सबने देखा है। 2004 हो, 2009 हो,
या 2010 के बाद का समय हो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्या ये संसदीय भाषा है, क्या ये संसदीय मर्यादा है, संसद के अंदर क्या इस तरीके से कहा जाना उचित था? और किसी से भी कहा गया, किसी एक चपरासी से एग्जाम्पल देकर वो कह रहे हैं तारिक खान साहब कि आपने उससे भी कैसे पूछ लिया, आपने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, जल्दी से मुझे टीम कंफर्म करेगी। अजय उपाध्याय अगर हमारे साथ है तो अजय उपाध्याय जी आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ सुनेंगे, लेकिन अजय उपाध्याय ज्वाइन करें, उसके बाद में राहुल गांधी की एक बाइट आपको सुनवाऊंगी। उससे पहले प्रोफेसर विनीत सिंह आपके पास में आती हूं। विनीत सिंह, मैं समझना चाहती हूं कि इतना हो हल्ला क्यों है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाता है कि एक तरफ आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, बाहर खुले में आप पूछते हैं कौन जात हो, ये पूछते हैं, और दूसरी तरफ आप एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि कोई अगर जूते सिलने वाला आदमी है उसको आप मशीन भिजवाते हैं, उसके साथ आप बैठते हैं, आप समानता की बात करते हैं, समानता की आप एक पिक्चर देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी पूछते हैं कि तुम बताओ तुम कौन सी जात के हो, तुम बताओ तुम कौन सी जात के हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम क्या हो। अब ऐसे में अगर बिना नाम लिए सदन के अंदर बीजेपी ने कह दिया कि जिनको अपनी खुद की जाति नहीं पता वो जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं, तो ऐसे में विपक्ष का इतना हो हल्ला क्यों है? पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मुझे एक गजल की लाइन याद आती है कि हंगामा क्यों है बरपा जो जाति पूछ ली। भाई सपा के प्रतिनिधि कह रहे थे कि भाई हमसे जाति क्यों पूछी जाती है? जो जात की राजनीति करता है, ये हो चाहे इनके रिश्तेदार राजद बिहार में, वो ये बात कहते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और ये क्या है ना पूर्णिमा जी, ये बस केवल देश को जातियों में बांटने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा पूर्व में ले चलता हूं, जबकि काका कालेलकर कमीशन और मंडल कमीशन बना था, तो उस कमीशन को इसलिए, स्पेशली काका कालेलकर कमीशन को इसलिए खारिज कर दिया था नेहरू ने, क्योंकि जातिगत आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मंडल कमीशन की बात हम जानते हैं। भैया, अगर कांग्रेस अगर इतनी जातीय गणना कराने के लिए तत्पर है, तो अब तक कर्नाटका में क्यों नहीं रिपोर्ट आया है? फरवरी में इसके तेलंगाना में 150 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई थी, पर अब तक उस पर क्या वजह, इस पे बोल दें। परेशानी ये है कि उन्हें इस बालक बुद्धि ने पूरा बजट सत्र है पूर्णिमा जी को मजाक बना दिया है। बालक बुद्धि आप लोग क्या करते हैं विनीत साहब? ये बालक बुद्धि क्या होती है पूर्णिमा जी? जब आप कैसे जज करते हैं कि किसी की बालक बुद्धि है, कोई मैच्योर हो चुका है, कोई मैच्योर, कैसे आप लोग जज करते हैं? अलग नैरेटिव आपने सेट कर दिया है, बालक बुद्धि। पूर्णिमा जी बस 20 सेकंड में। पूर्णिमा जी, अब सदन में जब बैठते हैं और जब एक सीरियस और सीनियर आप सांसद हैं, वहां पे लोकहित की बात की चर्चा होनी चाहिए, ना कि सनातन धर्म के भगवानों का अपमान करना चाहिए। आप तो ऐसे भी करते रहे हैं। तो बजट सत्र में इसलिए कहा है बालक बुद्धि का मतलब होता है जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। क्या 55 साल 56 साल के राहुल गांधी की मैच्योरिटी ये दिखाती है कि बजट सत्र पे भाषण ना चर्चा करके आप फोटो दिखाएं और जातीय गणना की बात करें? जब आपका अपना समय आता है तब तो आप करते नहीं है, और जब दूसरे का समय कहते हैं ना कि अपने समय में तौबा तौबा, दूसरे में वल्ला वल्ला, वो नहीं चलेगा पूर्णिमा। तो ये हंगामा ऐसे ही बरपाया गया है एक छोटी सी बात को लेकर। ठीक है, अभय जी के पास आऊंगी, लेकिन उसी बीच में डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, आपका स्वागत करती हूं। आपसे सवाल लेने से पहले आपको कुछ सुनाना चाहती हूं। राहुल गांधी का क्योंकि नाम लिए बगैर जब उनसे जाति पूछी गई, सब देख रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा विपक्ष इसको लेकर हो हल्ला कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान आपको जरूर सुनने चाहिए, शायद अजय उपाध्याय जी को रेलेवेंट लगे जब वो अपना जवाब देंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किस तरीके से सरेआम उन्होंने जाति पूछी, एक बार जरा सुनवाएंगे और उसके बाद अजय उपाध्याय जी के पास आती हूं। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। अजय उपाध्याय जी के पास आ जाते हैं। अजय उपाध्याय जी, बताइए अब इस डबल स्टैंडर्ड का क्या कीजिएगा? जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरेआम पूछते हैं वो ओबीसी है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, नाम बताओ उसका, नाम बताओ उसका, और जब बिना राहुल गांधी का नाम लिए कुछ बीजेपी की तरफ से कह दिया जाता है सदन के भीतर, तो उनको लगता है कि भाई उनका अपमान हो गया, उनकी इंसल्ट हो गई। ये तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड हो गया विपक्ष का। सर पूर्णिमा जी, बहुत धन्यवाद। आपने राहुल जी का वो पुराना बाइट दिखाया और उस बाइट में स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने क्या कहा है।
इस देश में क्लास है, ओबीसी एक क्लास है, एक वर्ग है, दलित आदिवासी एक क्लास है, एक वर्ग है जिसकी अपनी एक पहचान है, और वो पहचान है भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसके तहत। उसके बाद उन्होंने कहा आपका मालिक कौन है, तो मालिक आपका पूंजीपति है, मतलब वो भी एक बड़ा वर्ग है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसके मुझे लगता है जो लोग बैल बुद्धि वाले हैं वही नहीं समझ पाएंगे। मुझसे जो अभी तक चर्चाएं यहाँ कर रहे हैं उन सबको मैं समझाना चाहूंगा कि बैल बुद्धि हो तो मत समझिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया है, मुझे लगता है उसके बाद कुछ बचता नहीं है कि प्रधानमंत्री की भी मानसिकता क्या है। वो भी नहीं चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो, ताकि जातीय विकास और उत्थान की जो अगली रणनीति हमें बनानी है देश के सर्वांगीण विकास के लिए, उसमें उनकी कोई हिस्सेदारी तय हो। कहीं ना कहीं उसी का ये मनोवादी मनोविज्ञान है जो प्रयास कर रहा है कि देश में जातीय आधार पर जनगणना नहीं कराया जाए। प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए तिवारी जी इनका ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए पहले उनकी बात पूरी सुनने दीजिए। ऋषभ तिवारी जी रुकिए, ऋषभ जी रुकिए ना भाई, रुकिए ना, पहले उनकी बात तो सुनने दीजिए। करने का मतलब क्या है? आपने जब एजीपी के प्रवक्ता को अरे भाई आप कहते हैं बालक बुद्धि, उन्होंने उसके बदले कह दिया बैल बुद्धि, वो भी तो काउंटर रखेंगे ना। नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लग सकता है, जैसे उनको बहुत कुछ अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो उनको भी है। सुन तो लीजिए उनको पहले एक बार, इनको एक बार सुन लीजिए ऋषभ जी, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, उसके बाद काउंटर रखिए। को विमर्श की तरह न ले जाओ, सभी बैल बुद्धि हैं। तो मुद्दों पर आना चाहिए और मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी को कभी नहीं कहता हूँ कि वो बैल बुद्धि वाले हैं। हाँ, लेकिन नहीं, आप तो उनको मौत का सौदागर बता देते हैं ना, आप तो उनको अजय उपाध्याय जी मौत का सौदागर बता देते हैं। मैडम आप भी यदि इनको प्रमोट कर रही हैं तो कीजिए प्रमोट। नहीं, मैं तो वो बता रही हूँ जो आपने कहा। आपने नहीं कहा तो बता दीजिए कि आपने नहीं कहा, अपने मन से तो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं है सर। आवाज को बंद कीजिए और जो डिबेट चल रहा है, नहीं हम आवाज बंद नहीं करते सर, आपको डिबेट हम आवाज बंद नहीं करते ना आपकी ना उनकी, हमें यदि हम किसी की आवाज बंद नहीं करते। नहीं तो ओपनिंग डिबेट बोलने देना है तो कोई बात नहीं, मैं चुप रहता हूँ। नहीं ठीक है, आपका 1 मिनट भी समाप्त हो गया था सर, आप उसके ऊपर ही जा रहे थे। हालांकि मैंने उनको बोला है तिवारी जी को कि उनको बात पूरी करने दीजिए, अगर आपने सुना तो उनको मैंने बोला। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपके डिबेट में रहूंगा भी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। एक बार अभय जी के पास मैं पहले चलती हूँ और उसके बाद काउंटर रखेंगे ऋषभ जी अपना और अजय जी भी अपनी बात को पूरा करेंगे। अभय कुमार जी, क्या समझ में आता है इस पूरे सियासी संग्राम से ज्यादा समस्या किस बात से हुई? समस्या इस बात से हुई जो कहा अनुराग ठाकुर ने, राहुल गांधी को वो इंसल्ट लगी, अखिलेश यादव ने पूछ लिया आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं सदन में, या समस्या इस बात से हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी तारीफ कर दी, जो कुछ भी कहा गया उसको कह दिया कि जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मेरे युवा नेता। देखिए अगर इस पर बात करें तो हर किसी का कहीं ना कहीं एक भूमिका है। अगर हम बात करें कि अनुराग ठाकुर के पक्ष में बात जाता है कि उन्होंने राजनीति बिना लिए हुए बात बोला, तो उनके पक्ष में जाती है भैया मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं। लेकिन जैसे कि अभी बैल बुद्धि और बाल बुद्धि के लिए लोग अपने अपने ऊपर ले रहे हैं, उसी ढंग से वहां भी लिया गया कि नहीं भी आपने मेरे को बोला, अखिलेश यादव के ऊपर है ऊपर। तो कहने का यह है कि सिर्फ अभी एक मतलब अपना कैसे मतलब एक अलायंस को मजबूत किया जाए, कैसे हम अलायंस को मजबूत करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं, इसकी वहां पर तैयारी चल रही है। और यह जो अभी जो कास्ट वाइज सेंसस की बात चल रही है, कंप्लीटली बहुत बड़े राजनीतिक प्लॉट का हिस्सा है, बहुत बड़े इसकी हिस्सा है। यह मंडल 2 की राजनीति, तो अगर कहा जाए कि मंडल 2 को राजनीति को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। कैसे मैं बता रहा हूँ कि देखिए अगर हम 90 के दशक के बाद अगर हम जाए, जब भारत की राजनीति में मंडल और मंडल का प्रवेश हुआ, उसके बाद से लगभग 2010 तक या 2000 के आसपास तक एकदम जातिगत रहा कि भैया ये जाति है इसी के साथ जाएगा, ये धर्म है इसी के साथ जाएगा, ऐसा होता रहा। लेकिन 2014 के बाद या 2014 के करीब एक ऐसी राजनीति में एक बदलाव आया कि मैं एक सीट का चर्चा करना चाहूंगा, संभल लोकसभा की सीट। संभल लोकसभा का सीट जो है तो यूपी में वह कंप्लीटली यादव डोमिनेटेड, यादव एंड मुस्लिम डोमिनेटेड है।
उस सीट पर मुलायम सिंह यादव 2 बार लोकसभा सांसद बने, मल्टीपल यादव से बने हैं। लेकिन 2014 में वहां पर टीपी यादव के कैंडिडेट रहते हुए भाजपा के सतपाल सिंह सैनी चुनाव जीते, सतपाल सिंह सैनी। तो कहने का यह है कि जब मतलब जातिगत राजनीति जब पीछे चला गया और मतलब कि एक ओवरऑल की एक राजनीति आई, तो समय में जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन लोगों को थोड़ा सा सफलता मिलता दिखा है, तो इन लोगों को लग रहा है कि मतलब जातिगत राजनीति को जितना उभारेंगे, जितना आगे लेकर के जाएंगे, उतना ये राजनीति को मजबूत होगा। तो इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर। ठीक है साहब, अब चलिए इस डिबेट को जरा ओपन कर देते हैं और आ जाती हूँ वापस से एक बार ऋषभ जी आपके पास। अपनी बात को पूरा करेंगे, काउंटर रखेंगे, लेकिन अगर बात हो रही थी उस दौरान जातीय जनगणना को लेकर, क्यों ना उसी पर चलते हैं ताकि इस मुद्दे को और ज्यादा समझ पाएं। मुझे ये बताइए कि अगर जातीय जनगणना की बात विपक्ष करता है तो जाति पूछने पर इतना हो हल्ला क्यों? आप जातीय जनगणना बिना जाति पूछे तो कर नहीं लेंगे। पूर्णिमा जी, इसे कहते हैं दोहरी चरित्र की राजनीति। जिस राजनीति को अपने स्वार्थ के अनुकूल सही लगे वो तो बहुत बढ़िया, और जिसमें उन्हें पीड़ा लगे वो भाई राजनीति में तौबा तौबा। सिंपल सा विषय ये है कि जो आज तक ओबीसी पिछड़ों की बात करता रहा, जब मंडल कमीशन के बाद और एक कमीशन की रिपोर्ट आ रही थी, तो यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग थे जो मुस्लिम के अंदर पठान और मुगल जातियों के लोगों को केवल अति पिछड़ा मानते थे, लेकिन बाकियों को अति पिछड़ा वो नहीं मान रहे थे। ये रिपोर्ट में उन लोगों ने सम्मिलित करने की बात कही थी। तो इनके अनुसार अति पिछड़ा केवल मुसलमान है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और इनको इतना ही जाति का चिंता था। तो आज तक ओबीसी कमीशन इन लोगों ने पेंडिंग रखा, चाहे 2004 से निकाल ले 2014 तक में। उसे लागू किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो हमने लागू किया। और सबसे बड़ा विषय यह है कि आप पूछो सबसे जाति, आपसे कोई पूछ ले तो बड़ी हो गई खराबी। तो ये दोहरी चरित्र की राजनीति आज जनता ने इनकी देख ली है। और एक विषय मैं आपके सामने ला रहा हूं, कर्नाटक के अंदर आप SC ST का आरक्षण जिनके मुसलमानों को देते हैं, आप उसी तरह तेलंगाना में प्रस्ताव लाते हैं, और इधर आप आदिवासियों और SC ST OBC की चिंता की बात करते हैं। तो ऐसी चरित्रवान राजनीति जो आप दोहरी चरित्र की पेश कर रहे हैं वो जनता देख रही है। और मैं उपाध्याय जी से एक बात कोट करना चाहता हूं, सर, बालक बुद्धि का अर्थ कतई नहीं होता है कि कोई बालक बेवकूफ हो। एक बालक या विश्व विजेता भी होता है। एक सचिन तेंदुलकर भी जब बालक था ना तो अच्छों की छक्के छोड़ा दिया था। तो आप क्यों निगेटिव लेते हैं सर? लेकिन उससे आप पैनलिस्टों को बैल बुद्धि कह देना, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपसे मैं बहुत शालीनता सीखता हूं कई डिबेटों में, लेकिन एक पैनलिस्टों को, एंकर को सब बैठे हैं, आप उनको कह रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं वो बैल बुद्धि। तो भाई साहब, ऐसा चरित्र आप राहुल गांधी से सीख कर आ रहे हैं क्या? आजकल आपको तो वर्कशॉप में यही सिखाया जा रहा है कि अपमान करो, झूठ बोलो, चिल्लाओ, आंख मार जाओ संसद में, उसके बाद जब चर्चा की बात आए तो बाइकआउट करके चले जाओ। चाहे मणिपुर का उदाहरण ही क्यों ना ले ले आप, मणिपुर पर एक सवाल खड़ा किए, आंख मारना इजाजत रहता है इन्हें, संसद में आंख मारना याद रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब चर्चा करते हैं तो बाइकआउट करके निकल जाते हैं। अजय उपाध्याय जी से जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद तारिक खान जी आपके पास आते हैं। अजय उपाध्याय जी जल्दी से अपना काउंटर भी रखेंगे, और जरा याद कर लीजिएगा उस लम्हे को भी। आती हूँ विनीत जी, थोड़ा सा समय दीजिए बस। उस लम्हे को भी याद कर लीजिएगा जब प्रधानमंत्री की जाति पूछी गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसको भी याद करिएगा। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने कितना रोया गाया, विक्टिम कार्ड खेला था, पूरा देश जानता है उसी जाति को लेकर के। और वही जाति यदि किसी से दूसरे से पूछी जा रही है तो प्रधानमंत्री जी उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये दोहरापन किसमें है पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मेरे अभी तो शुरुआत ही नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या? पूर्णिमा जी, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं राहुल गांधी, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिना बोले हमें सुनिए सर, सुनिए ना मेरी बात। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने रोया गाया, विक्टिम कार्ड खेला, उनकी जाति पूछ ली गई। मैं पूछ रही हूं कि राहुल गांधी का तो नाम भी नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, रोना गाना कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त यही कर रहा है। हो गया आपका, हो गया पूरा। अब क्या मैं आपसे आशा करूं कि नॉन स्टॉप मुझे जिस तरह भाजपा प्रवक्ता को 3 मिनट बोलने दिया है, बोलने देंगे? बोलिए। बीच में डिस्टर्ब यदि आप करेंगे बोलिए, बोलिए। काउंटर क्वेश्चन रखूंगी सर, उससे नहीं रोक पाएंगे। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर स्वयं आप ही के इस प्रश्न के अंदर में जवाब दीजिए। स्वयं है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर किसी की जाति पूछने पर राहुल गांधी जी ने क्या कहा, जितनी उनको गाली देनी है आप दीजिए, पर वो जातीय जनगणना एक वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक कहीं ना कहीं न्याय का मुद्दा है, और उस न्याय के मुद्दे को हम उठाते रहेंगे।
हम विक्टिम कार्ड वाले लोग नहीं है कि खेलते हैं, मोदी जी जरूर खेलते हैं और जरूरत पड़ती है तो उसी जाति का नाम भी बताते हैं पब्लिकली कि मैं किस जाति का हूं। हाँ, ये जरूर है, मंडल कमीशन की बात हमारे साथी प्रवक्ता ने की है। मंडल कमीशन में जब सरकार लाई थी बीपी सिंह की और किसने समर्थन का मंडल लेकर चल करके उसको खत्म किया था उस सरकार को, पूरा देश जानता है। जातीय जनगणना ही सिर्फ नहीं, हमने आरक्षण को भी लागू हमारी सरकार ने किया और साथ में जिस तरह की परिस्थिति थी सबने देखा, शिक्षा में भी जातियों का जो अधिकार होना चाहिए उसका भी आरक्षण हमने लागू किया। देश ये समझता है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो। जहां तक बात साथी प्रवक्ता ने बहुत लंबी बातें की है देश में, मैं कहता हूं कि भाई आपको जो व्यक्तिगत लांछन लगाना है लगाइए, हम उससे कोई आगे पीछे नहीं। लगातार राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर आप लोग लांछन लगाते ही रहे। उनकी जाति शहादत की जाति है, सबको पता है, देश में परिवार में दो दो लोगों ने शहादत दी है। बाकी किसकी जाति क्या है, अंग्रेजों के साथ वाली अंग्रेजियत की जाति बहुतों की है, वो भी देश जानता है। बालक बुद्धि की बात करते हैं, सच कह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बालक बुद्धि से अच्छी बैल बुद्धि नहीं होती है। हम तो यही कह रहे हैं, बैल बुद्धि पर आप क्यों अपने पर इतना लेते हैं? आप पर तो हमने बोला ही नहीं। जो लोग डिबेट में बीच में डिस्टर्ब करके अपने बात को डाइवर्ट करते हैं, मुझे लगता है वो तर्क को नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा। और बैल बुद्धि का मतलब, बैल भी बहुत सम्मानित है हम लोग के संस्कृति में, लेकिन बैल बुद्धि का मतलब है कि वो तार्किक नहीं होना चाहता, तर्कों पर बात हो। यदि लोकसभा में कोई चर्चा हो रही थी तो वहां व्यक्ति की जाति नहीं, जातीय जनगणना की बात है। और जिसको यही समझ नहीं है कि जाति और जातीय जनगणना में क्या अंतर है, वो उसको क्या कहें हम? ठीक है, आपके हिसाब से दूसरों में समझ नहीं, बीजेपी कहती है कि जाति के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। ठीक है, विनीत जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। तारिक खान साहब, आपके पास भी मैं आती हूँ, अपनी जल्दी से बात रखिएगा। और उसमें मैं उस कांग्रेस के नारे का जरूर जिक्र करूंगी जब कांग्रेस ये कहती थी, ना जात पर ना पात पर, वोट पड़ेगा हाथ पर। यह भी तो कांग्रेस कहती है, और यही वो विपक्ष है जो जातीय जनगणना की बात भी करता है। पूर्णिमा जी, मैं आशा करता हूं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कहा है कि बैल भी सम्मानित चीज है, क्योंकि अगर आप उसको अपमानित कीजिएगा तो मुझे लगता है कि पूरा कांग्रेस बैलों से भरी पड़ी रहेगी, क्योंकि 1952 में इनका चुनाव चिन्ह भी 2 बैलों की जोड़ी थी। थोड़ा उस पर बयान दीजिएगा। दूसरी बात आते हैं कि 10 साल में एनडीए की सरकार में किस जाति का विकास नहीं हुआ है, किस जाति का समावेशी विकास नहीं हुआ है। पूर्णिमा जी, अगर डेटा पे बात करें, आंकड़े पे बात करें, तो इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप बता दें। लेकिन ये कहना कि जाति के नाम पे जो डिसाइसिव जो पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, और डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। अंबेडकर जी ने एक पुस्तक लिखी है, एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। अंबेडकर खुद नहीं चाहते थे कि जाति प्रथा देश में रहे, तो जब बात अंबेडकर की करते हैं और फिर भी जाति की बात करते हैं, तो मुझे दिनकर की 2 लाइनें याद आती हैं, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा पूर्णिमा जी। कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों के वीरों का, अधनु छोड़कर गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं समान तपोबल से भूतल पे सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायरकुर। हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम समावेशी विकास की बात करते हैं। जाति की राजनीति आप करते हैं, इसलिए बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। बताइए तारिक खान साहब। हमेशा कहना, मोदी साहब ने मंचों से कहा कि मैं बैकवर्ड हूं, बैकवर्ड के नाम पर वोट लिया, और उसके बाद जाति की बात भी नहीं करते। एक तरफ कहते हैं कि सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, और अभी उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड सम्मेलन किया। क्यों करते हो भाई बैकवर्ड सम्मेलन? मत करिए, महिलाओं का सम्मेलन करिए, युवाओं का सम्मेलन करिए। मोदी साहब ने ठाकुर साहब के ट्वीट पे लिखा कि उनके जो उन्होंने कहा उसमें फैक्ट था और ह्यूमर था। फैक्ट मतलब क्या है कि राहुल गांधी की जाति का नहीं पता है, फैक्ट का मतलब यही हुआ। और ह्यूमर था मतलब मजा आया उसमें। मतलब मोदी साहब ने कहा कि जो कहा गया कि जाति का पता नहीं, मान लेते हैं राहुल गांधी को नहीं कह रहे थे, किसी और को कह रहे थे, मान लेते हैं कि वहां पर एक और कोई एमपी है, मैं अपने ही नेता को ले लेता हूं, अखिलेश जी को कह रहे थे, तो क्या मजा आया? इसमें कौन सा फैक्ट है कि उनकी जाति का पता नहीं है अखिलेश जी के? उनके पूर्वजों का नाम है, नेताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, यदुवंशी हैं, यादव हैं, पता है। इनके दादा परदादा राहुल गांधी के पता है। लक्ष्मी नारायण कौल, ये कौल ब्राह्मण है। गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, पूरी जनता जानती है। इसका मतलब क्या है? इसमें फैक्ट था, मतलब कि ठाकुर साहब ने जो कहा उसमें फैक्ट था, इनकी जाति का कोई अता पता नहीं है। आप ये सीधे सीधे कह रहे हैं,
सीधे सीधे कह रहे हैं। इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि पंडित नेहरू की जाति का पता नहीं है, क्योंकि वो पंडित नेहरू के ही परिवार के हैं भाई। खान साहब नहीं पता है, ठीक है, कोई खान साहब एक मुझे बात बताइए, ये जो पूरा मुद्दा ये इतना पर्सनलाइज क्यों कर लिया गया है, इतना ज्यादा इसको पर्सनलाइज क्यों कर लिया गया? आती हूँ ऋषभ जी, जरा थोड़ा समय दीजिएगा, अभय जी के पास भी जाना है। इसको इतना ज्यादा पर्सनलाइज करने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये पूरा मुद्दा, साथ देने के लिए अखिलेश यादव इसमें उतर आए। मुझे बहुत एक मेरे आसान से सवाल का सर जवाब दीजिएगा तारिक खान जी, जब आप जातीय जनगणना के करने के लिए जाएंगे, जिसको आप कहते हैं आप पूरे देश में लागू करेंगे, तो आप ये किसी से नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है? पूछेंगे नहीं किसी से भी? नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेंगे तो कैसे करेंगे जातीय जनगणना? मैं कह रहा हूं पूछेंगे ना आप, दिन भर पूछिए, पूछेंगे ना। जब आप वहां पर जाति पूछ सकते हैं किसी की, तो आपसे कोई आपकी जाति पूछ ले बिना नाम लिए, तो उसमें समस्या क्यों? जिनकी मैंने फिर कहा मैम, मैं अपने मूल सवाल पे आता हूं और आप कहिएगा कि मैं अपनी मूल बात पर ऐसे आती हूं साहब कि बीजेपी ये कहती है कि आप तो पत्रकारों से भी उनकी जातियां पूछ लेते हैं। जिनकी जाति का पता नहीं, पत्रकार से ये नहीं कहा जाता है कि तुम्हारी जाति का पता नहीं, ये पूछा जाता है कि तुम अपनी जाति बताओ। मैं फिर से आता हूं अपने मूल सवाल पे। मुझसे पूछा गया कि मेरे माता पिता का पता नहीं, मुझे बुरा लगेगा मैम। मैंने आपसे यही कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, बुरा लगेगा आपको? मैम बताइए ना, मुझे तो बुरा लगेगा मैम, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरा सम्मान है, मेरी जाति मेरा सम्मान है, मेरा धर्म मेरा सम्मान है, यही संविधान भी कहता है। मैंने आपसे कह दिया कि पता ही नहीं है आप किस, मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा हूं मैं किसकी औलाद हूं, मेरे माँ बाप का पता ही नहीं। तो मैम ये अपमान करना हुआ। ऐसे ही जाति भी है, सबकी जाति पता है। आप ब्राह्मण है, नाम से पता चल रहा है आपके। ये व्यवस्था हिंदुस्तान में है और बाबा साहब ने और मंडल कमीशन ने जो कुप्रथा थी, जो छुआछूत थे, उसको खत्म करने के लिए ये सब लेके आए थे, जो आरक्षण की व्यवस्था थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी से कहना कि पता नहीं है तुम्हारे माँ बाप कौन है। ऋषभ जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। ऋषभ जी मूल समस्या आप समझ रहे हैं? अभय जी आती हूँ आपके पास। ऋषभ जी मूल समस्या आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जिस तरीके से पूछा गया, समस्या उस बात पर है जो विपक्ष जिस तरीके से इस बात को अब क्लैरिफाई कर रहा है। पहली बात तो यह विपक्ष से पूछकर सवाल नहीं पूछना सीखेंगे हम, क्योंकि ये वही विपक्ष है जो सेना के वीरता पे भी सवाल पूछता है। ये वही विपक्ष है जो तुष्टीकरण की राजनीति को। अरे ऋषभ जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, 2014 का चुनाव हुआ, सुनिए मेरी बात, 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव के बाद क्या कहा गया जब आप लोगों की जीत हुई? कि आपने जाति से ऊपर उठकर हर किसी ने प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया है। ये कहा गया कि नहीं कहा गया? ये बताइए मुझे। कहा गया कि ये नहीं कहा गया? मुझे बताइए। मैडम एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी द पार्टी विद डिफरेंस ऐसे नहीं है। जब हम अंत्योदय मूल मंच से कोई योजना निकालते हैं, जब ये कहा गया, ये जब कहा गया कि जात पात से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री को हर किसी ने सपोर्ट किया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या जरूरत पड़ी है कांग्रेस के पिच पर आकर खेलने की? मत खेलिए ना। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप समावेशी विकास की बात करते हैं, आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। आपको क्या जरूरत है कांग्रेस के पिच पर आकर खेलने की? मैम जवाब दे दूं? बोलिए। कोई किसी के पीछ पे नहीं खेल रहा, लेकिन कोई भारत का पीछ बिगाड़ेगा तो उसे खदेड़ बाहर करने में जरूर खड़े होंगे, ये तय है। और मैं इनको फ्लैशबैक पे ले जाता हूं, जो साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद इनको राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इनके ही पार्टी के सर्वोच्च नेता नेहरू जी ने कहा था कि जब जाति आरक्षण पे व्यक्ति का उत्थान करने की बात होंगे तो वो दोहरी चरत के व्यक्ति होंगे। इनके ही राजीव गांधी ने आरक्षण के नाम पे व्यक्ति को बुद्धू कहा था। ये हम नहीं कह रहे, इनके ही पार्टी के नेताओं ने कहा है। और ये जाति जनगणना की बात कर दोहरी चरित और ढोंग रचने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, आप अगर जाति पूछने की बात करेंगे, आप जाति को बीच में लाने की बात करेंगे, तो आप क्यों ना पूछे कि जो पूछे उससे पूछो आपकी जात क्या है, इसमें गलत क्या है? अगर कोई मेरे घर में के नोट करके पूछेगा बताओ तुम किस जात के हो, तुम भारतीय नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अजय उपाध्याय जी, इस पर आपका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अभय जी आपके पास आना चाहूंगी। मुझे ये बताइए, कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर भटकाने की एक कोशिश है? आपको लगता है इस मुद्दे को इस तरीके से उठाना कि जातीय जनगणना के मुद्दे से भटकाया जा सके, हेवे उसको किया जा सके, ताकि उस पर कोई बात ही नहीं हो फिलहाल?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसमें दोनों पक्षों की राजनीति अलग अलग चलेगी। कांग्रेस का प्रयास होगा, कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है उनका प्रयास होगा कि जातीय राजनीति को जितना ज्यादा हवा दिया जा सके उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा है। जबकि बीजेपी के लिए और बीजेपी के जो अलाई दल है उनके लिए है कि इसको मुद्दे को जितना दबाया जा सके तो उनके लिए अच्छा है। तो दोनों की अपनी अपनी चाल है और दोनों की चाल में कौन आगे जाता है ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक बात है कि देखिए, यह देश के लिए या समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। अगर जातिगत, हमने 1990 का दशक देखा है कि जब जातिगत आधार पर काफी सारे वायलेंस हुआ करते थे, जातिगत आधार पर काफी सारे वायलेंस हम लोगों ने देखा, हम उससे भुक्तभोगी भी है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उसका, जातिगत वायलेंस का। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से, हमारा देश, हमारा समाज बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकला था, 30 साल पीरियड के बाद निकला था। लेकिन फिर से कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अपने फायदे के लिए फिर से उसको, मतलब उसको उभारा जा रहा है उस इश्यू को। इसका हमारे समाज के लिए कतई अच्छा नहीं होगा और इसके लिए हम लोग को बड़ी लंबी कुर्बानी है, बहुत बड़ी हम लोग को इसका ये करना पड़ सकता है। और जहां तक अभी विनीत जी बोल रहे थे, यहां तक भी हमारे समाज में हुआ है कि पार्टी के नेता थे रामविलास पासवान साहब। रामविलास पासवान ने 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में उन्होंने काम किया था। ऐसा नहीं कि मैं खुद मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, ऐसा उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री कैसे बने इसके लिए उन्होंने काम किया था। तो ये सब हमारे समाज में ऐसी भी थी कि लोग जाति आधार से ऊपर उठ करके इसके लिए काम करते थे टोटल के। लेकिन आज के समय में फिर वही पीछे जा रहे हैं। ये हमारे समाज में अच्छी खबर ये देखिए। ठीक है, ठीक है अजय जी, आपका जवाब लूंगी, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि हम जब जाति व्यवस्था से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन हमारे सियासी मुद्दे उसी जातीय व्यवस्था के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं? हम प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, हम इसकी बात करते हैं, लेकिन हम उसी रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस के साथ चले जाते हैं जहां पर समाज डिसाइसिव नहीं होके डिवाइसिव हो जाएगा, जहां पर वो बटा हुआ नजर आएगा, वो फलाना इतनी पिछड़ी जाति का, वो इस वर्ग में आता है, वो उस वर्ग में आता है। अरे वर्ग में भी सब कैटेगरीज में सर जाति तो होती है ना, कुल मिलाकर देश तो बंटता है ना, लोग तो बंटते हैं ना उसमें। हम क्यों उस व्यवस्था को पूरी तरीके से छोड़ नहीं देते? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका और बड़ी सैद्धांतिक संवैधानिक पक्ष है इस पर। संविधान में प्रदत्त नागरिक अधिकारों की बात है और उसमें सामाजिक आर्थिक न्याय इको हो रहा है, उसको जरा ठीक कराने का प्रयास करेंगे। सामाजिक आर्थिक न्याय का अर्थ ही है कि जातियों के अंदर जो कमियां हैं, धार्मिक आर्थिक लेवल पर यदि कोई कमजोरी है, शैक्षणिक लेवल पर कमजोरी है, उसको कैसे पूरा किया जाए, और तभी उनको आरक्षण की व्यवस्था भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में की गई और उसका कहीं ना कहीं उसको लाभ उस जाति को मिलने का प्रयास हुआ। पर न्याय की प्रक्रिया में जहां उनको मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिली, भागीदारी। अंबेडकर साहब ने इस व्यवस्था को लेकर क्या कहा था? 10 सेकंड सिर्फ। नहीं, अंबेडकर साहब ने इस व्यवस्था को लेकर क्या कहा था? वाज इट टेम्पररी और वाज इट परमानेंट सर, ये बताइए। इको हमें समाज में आपको एक उदाहरण के तौर पर सर मैं बात करती हूँ, मैं एक उदाहरण के तौर पर, अजय उपाध्याय जी मेरी बात सुनिए, एक उदाहरण के तौर पर जल्दी से बात करती हूँ क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा है। 10 सेकंड देती हूं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बोल लीजिए सर, कोई बात नहीं, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि किसी की जाति पूछना, किसी को जाति के कारण प्रताड़ित करना या उसके अधिकारों का हनन करना, ये नकारात्मक पक्ष है जो पार्लियामेंट के अंदर दिखा है। अच्छा। जातीय जनगणना कराना इस नकारात्मक नहीं, ये सकारात्मक है, जिससे कि आर्थिक और उनका राजनीतिक उत्थान होगा, उनको भागीदारी मिलेगी और उनके हिसाब से उनको योजनाओं का लाभ होगा। हम वो चाहते हैं, यही अंतर है दोनों में। और इसको यदि कोई नहीं समझना चाहता है तो वो उसकी मनुवादी सोच है, वो चाहता नहीं है कि लोग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बढ़े। जब सभी समाज के लोग एक स्तर पर आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ये कह देने से नहीं होगा सबका साथ सबका विकास, और कहें और उसके बाद 2 लोग का विकास और 2 लोग ही पावर में रहें, ये नहीं चलेगा। ऋषभ जी 30 सेकंड में जल्दी से जवाब देंगे इसका। आवाज आ रही है मैम? जी ऋषभ जी बात पूरी करेंगे, जल्दी से काउंटर रखेंगे 30 सेकंड में सर। मैम, अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि आपको भूख लगी है क्या, मैं भूखे को भूख देखकर खाना दूंगा, तो आप इस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं। और आपसे अगर कोई पूछ ले आपको भूख लगी है क्या, अरे मुझे भूखा कह दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, तो ये दोहरी चरित्र भैया बंद कीजिए, हाथ जोड़ता हूं, देश की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। पॉइंट 1। दूसरी बात, या तो आप अपने राजीव गांधी जी, नेहरू जी के स्टेटमेंट में अड़िग रहे, जिन्होंने कहा था आरक्षण के लोगों को बुद्धू, और दूसरा जाति के आधार पर पनपे इंसान को दोहरी चरित्र वाला। ये मैंने नहीं कहा, नेहरू जी ने
और राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड से निकाल लें। तो या तो आप उनके पे अड़िग है या राहुल गांधी जी को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं अपने आप को सुरक्षित मानता हूँ, बाकी जो मेरे पुराने वरिष्ठ नेता रहे वो बिल्कुल इनके अकॉर्डिंगली बुद्धि नहीं। चैनल पर पंडित नेहरू के दृष्टिकोण के उन्हीं के समय में आरक्षण की व्यवस्था थी और दलित और आदिवासी समाज के लिए 10 साल का आरक्षण हुआ।